हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो देख ही ली थी, बट जब 1912 में एल्फ्रेड वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रपोज करी, उसके साथ कुछ एविडेंसेस भी प्रपोज किए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके मेरा लास्ट वीडियो चेक करिए। हमने पूरा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बहुत ही थॉरली, बहुत अच्छे से कवर किया है। उसमें कुछ एविडेंसेस उन्होंने दिए थे और कुछ एविडेंसेस ऐसे थे जो बहुत ही कंक्लूसिव थे कि हाँ, वो प्रूफ तो करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, या जो चीज़ें हमें आज देखने को मिल रही हैं वो वैसी नहीं है। दैट मीन्स कॉन्टिनेंट जैसे आज हमें देखने को जिस पोजीशन में मिल रहे हैं वो वैसे नहीं थे। कई सारे उनके ऑब्जर्वेशंस थे, लेकिन कुछ ऐसा कंक्लूसिव उन्होंने एविडेंस, आई मीन कुछ ऐसा फोर्स नहीं बताया, क्योंकि कॉन्टिनेंट को मूव कर पाना इज़ अ वेरी बिग टास्क एंड इट अकर्ड ओवर द सेंचुरीज, ओवर द मिलेनियम सेंचुरीज। हमने देखा था कि मिलियन ईयर्स साल की बात कर रहे हैं वो, लेकिन स्टिल इट्स अ वेरी हार्ड टास्क। बट वॉट वर द कोर रीजंस बिहाइंड दैट? उन्होंने दो फोर्सेस के बारे में भी बात करी थी, पोल फ्लीइंग फोर्स एंड टाइडल फोर्सेस। लेकिन दीज फोर्सेस वर नॉट वेरी पावरफुल कि कॉन्टिनेंट्स को ही मूव करा दे। सो आफ्टर दैट बहुत सारी फर्दर स्टडीज़ हुई और साइंटिस्ट ने ये माना कि अच्छा, हम कॉन्टिनेंट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन सिमिलर जो धरती है, जो हमें कॉन्टिनेंट के ऊपर देखने को मिलती है, धरती सिर्फ कॉन्टिनेंट के ऊपर नहीं है ना, ओशन फ्लोर भी इज मेड अप ऑफ सेम क्रस्ट। ऑफ कोर्स एज में डिफरेंस हो सकता है, कंपोजिशन में डिफरेंस हो सकता है। वी हैव स्टडीड अबाउट दैट इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ, जब मैंने आपको बताया था कि ओशन फ्लोर बेसाल्ट का होता है, थोड़ा बेसिक लावा ज़्यादा होता है। ओशन का जो, सॉरी, दिस कॉन्टिनेंट का जो फॉर्मेशन है वो एसिडिक लावा का थोड़ा ज़्यादा होता है, एज इसमें फ़र्क होता है। तो उन्होंने, साइंटिस्ट ने कोशिश करी कि ओके, वी हैव स्टडीड अबाउट द कॉन्टिनेंट्स, बट व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड द ओशंस, ओशन क्रस्ट की क्या हालत है। दो वी नो फ्रॉम आर प्रीवियस लेक्चर्स कि ओके, ओशन में भी कुछ ना कुछ चीज़ें बदलाव होता जा रहा है, मिड ओशनिक रिजेस के थ्रू लावा निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है, न्यू रॉक फॉर्म हो रही है। लेकिन स्टिल आगे की जो स्टडीज़ हैं वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को और ज़्यादा प्रूव करेंगी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अपने में अलग चीज़ नहीं है, कन्वेंशनल करंट थ्योरी अपने में अलग चीज़ नहीं है। सारी चीज़ें एक दूसरे से लगी हुई हैं और ये सब कंक्लूड होता है जाके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का जो पहला टॉपिक है दैट इज कन्वेंशनल करंट थ्योरी बाय आर्थर होम्स। अब इसका अगर आप साल देखोगे तो इट इज 1930। सो आर्थर होम्स इन 1930s डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेक्शन करंट। अभी कन्वेक्शन करंट मैं आपको जाके बताऊंगा, बट दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। कन्वेक्शन करंट ऑपरेटिंग इन द mental portion. These currents are generated due to the radioactive elements. This is the another keyword. Causing the thermal differences. This is the another keyword. Thermal differences in the mental portion. Holmes argued that there exists a system of such currents in the entire mental portion. This was an attempt to provide the explanation to issue of force on the basis which the contemporary scientists discarded the continental drift theory. हमने देखा था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया था उन्होंने कि आप ये तो बता ही नहीं रहे हो कि व्हाट वर द फोर्सेस बिहाइंड इट। तो ये जो गुत्थी है ना, ये जाके सॉल्व हुई कन्वेंशनल करंट थ्योरी में, जिसको दिया किसने? आर्थर होम्स ने। अब अगर मैं विंड का एग्जांपल लेता हूँ, इफ आई टेक द एग्जांपल, हमें पता है विंड, पवन बोलते हैं। विंड क्या होता है? विंड, जब मैं आपको आगे क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि विंड हवा का मूवमेंट है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, और इसको मैं और अच्छे से अगर लिखूं तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, बट विंड हमेशा जब भी चलेगी इट विल गना गो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बट अगर विंड वर्टिकली मूव कर रही है तब इसको हम विंड ना बोल के करंट बोलते हैं। एंड कन्वेक्शन का आपको पता है
द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। अगर मैं आपको समझाऊँ कि कंटेनर है, ये नीचे आग लगी है, सॉरी आई एम नॉट सो गुड विथ द ड्राइंग्स, बट और इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, तो नीचे से पानी गर्म होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके थोड़ा सा ठंडा होगा, देन इट विल गना सेटल डाउन, देन इट विल गना कम डाउन, एंड देन इट विल गना गो अगेन अप। सो इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। सो आताराम्स का कहना है कि दिस इज मेंटल। आई टोल्ड यू अबाउट एस्थेनोस्फेयर, जब हमने एक डिफरेंट कन्फिग्रेशन देखा था इंटीरियर ऑफ अर्थ का, तो मैंने आपको बताया था देयर इज क्रस्ट, देयर इज मेंटल एंड दिस इज कोर। बट हम लोग एक और चीज़ जानते हैं कि क्रस्ट को हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, और मेंटल को कह सकते हैं एस्थेनोस्फेयर। जस्ट गिव मी वन सेकंड। ओके, मेंटल को हम कह सकते हैं एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, एंड देन आउटर कोर, इनर कोर, दिस इज नॉट मच ऑफ आवर इंटरेस्ट, बट एस्थेनोस्फेयर, दुर्बलता मंडल, दिस इज पूरा जो गेम होता है वो यही होता है। नाउ अंडरस्टैंड, ठीक है। सो हमें पता है कि जो एस्थेनोस्फेयर है जो एस्थेनोस्फेयर बोल लो या मेंटल बोल लो, एक ही बात है, मेंटल बोल लो, ये क्या होता है, दिस इज सेमी सॉलिड। तो सेमी सॉलिड होने की वजह से ये तो पता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनमें थोड़ा सा दूरियां हैं, मूवेबल हैं। तो अगर मैं इस तरीके से बात करूँ, दिस इज आर मेंटल और एस्थेनोस्फेयर, दिस इज लिथोस्फेयर, दिस इज आउटर कोर, और दिस इज एस्थेनोस्फेयर, और लेट्स से मेंटल। अब मेंटल की जो कंपोजिशन है, या मेंटल में जो भी मैग्मा है, दिस इज सेमी सॉलिड। अब सेमी सॉलिड होने की वजह से अब हमें पता है कि जितने भी मिनरल्स हैं, चाहे वो मेटेलिक मिनरल्स हो, चाहे वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हो, चाहे वो रेडियो एक्टिव मिनरल्स हो, अनटिल अनलेस कोई एस्टेरॉयड या मीटियोरॉयड आके अर्थ को हिट नहीं करता है, नथिंग कम्स फ्रॉम आउटर स्पेस और स्पेस। सो ये तो समझ में आता है कि जितने मिनरल्स हैं वो अर्थ के अंदर से आ रहे हैं। तो आर्थर होम्स का कहना है कि देयर आर सम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, आई मीन इनका कहना है कि ये जो मेंटल है ना, इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जिसकी वजह से थर्मल डिफरेंस हो रहा है। रिमेंबर, हाई प्रेशर से जब विंड जाती है लो प्रेशर पे, अब और मैंने आपको ये पानी वाला भी एग्जांपल दिया था, यहाँ पे क्या है, दिस इज मेयर थर्मल डिफरेंस। यहाँ पे हीट ज़्यादा है, यहाँ पे हीट कम है, यहाँ हीट कम है। सेम चीज़ कहाँ हो रही है, अर्थ के अंदर, मेंटल में। और हमें पता है कि जैसे जैसे हम डेप्थ बढ़ाते हैं अर्थ के अंदर, टेम्परेचर ऑल्सो गonna राइज। अब मान लो यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, वो एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट विल गोना इंक्रीज। अब यहाँ हीट इंक्रीज होगी तो करंट ऊपर जाएगा, करंट ऊपर जाएगा, देन वो लिथोस्फेयर से टकराएगा, एंड देन इट विल गोना मूव लाइक दिस। फिर यहाँ से गर्म होगा, देन इट विल गोना गो अप, it will gonna go up, and then it will come down like this, and then it will gonna move. So understand, अब यहाँ पे जब ये मैग्मा हिट कर रहा है, और ये लिथोस्फेयर एक क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ब्रिटल इन नेचर है, आप गर्म करोगे टूटेगी, और इसके डायरेक्शन, इसके मूवमेंट के साथ ये लिथोस्फेयर का पार्ट ब्रेक होगा और मूव होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। लेट मी टेल यू वंस अगेन। सो कन्वेक्शन करंट उठ रहे हैं, ये मैग्मा ऊपर जा रहा है, ये आउटर कोर है, एंड दिस इज लिथोस्फेयर। यहाँ से मैग्मा उठा, देन इट गोज डाउन, देन इट गोज अप, एंड दिस गोज डाउन, हीट लेगा। तो यहाँ पे इफ यू कैन सी, प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, उस लिथोस्फेयर के पार्ट को गलाएगा, पिघलाएगा ये मैग्मा, बिकॉज इट्स वेरी हॉट, इट्स वेरी हॉट।
ये पूरा मिनरल से बना हुआ है, अर्थ का ही मिनरल है ना जो ठंडा हो गया है। अब ये मिनरल से बना हुआ है तो इट विल गोना ब्रेक डाउन, इट विल गोना ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन होगा और नीचे मूवमेंट हो ही रहा है इन द डिफरेंट डायरेक्शन, तो होगा ये जो ऊपर का लेथोस्फेयर है, व्हाट इज, जो ऊपर का लेथोस्फेयर है, इट विल गोना ब्रेक डाउन एंड इट विल गोना मूव। सो this particular theory by Arthur Holmes give that particular evidence or the reason which we can believe, on which we can believe कि okay, it's not just about tidal force या pole fleeing force, हो सकता है वो भी हो सकते हैं, we are not denying that, though scientists have denied those particular reasons, but it's like आयरन को आप ऊपर से हथौड़ा मारोगे तो पॉसिबल है कि वो थोड़े समय बाद जाके टूट जाए, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट्स ऑफ आयरन, उसमें रस्ट लगना अंदर से शुरू हो जाएगा, वो अपने आप ब्रिटल हो जाएगा, अपने आप ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो कन्वेक्शन करंट है ना, ये इसी तरीके का काम कर रहे हैं, इधर से पिघला देते हैं पूरे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को। नाउ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट गना ब्रेक डाउन एंड देन गना मूव, और यहाँ से जो एंट्री बनती है, यहाँ पे जो गैप बनता है, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, और कह सकते हैं इसको डाइवर्जेंस जोन। डाइवर्जेंस जोन किसके केस में कहेंगे? इन केस ऑफ लिथोस्फेरिक स्लैब के केस में। कंस्ट्रक्टिव मार्जिन क्यों बोलेंगे? क्योंकि अंदर से जो मैग्मा आ रहा है, मैग्मा जो फ्लो हो रहा है, वो सरफेस पे आएगा, वो कूल डाउन होगा, और कूल डाउन होके नया रॉक बनेगा और उससे नया सॉइल बनेगा। तो कंस्ट्रक्टिव मार्जिन हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होगा? रॉक के रिस्पेक्ट में होगा, नया रॉक फॉर्मेशन हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। डाइवर्जेंस जोन कब होगा? डाइवर्जेंस जोन हमेशा लिथोस्फेरिक स्लैब के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि वहां से लिथोस्फेरिक स्लैब टूट रहा है एंड मूव कर रहा है। आई होप इट्स क्लियर। आज के लेक्चर में मैंने इसलिए इसको रखा है क्योंकि दिस विल गना क्रिएट योर बेस। बाकी ओशियन मैपिंग, फ्लोर की मैपिंग, ओशियन कन्फिगरेशन, दीज आर ऑल जस्ट टॉपिक्स ऑफ 5 to 10 मिनट्स। कुछ पर्टिकुलर टर्म्स है, जैसे मैंने आपको आज डाइवर्जेंस जोन बताया, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन बताया, हमें कुछ टर्म्स डिस्कस करना है, अबिसल प्लेन, दीज विल ऑल गना टेक 5 to 10 मिनट्स। बट ये कन्वर्जेंस जोन, कन्वर्जेंस जोन, डाइवर्जेंस जोन, मार्जिन्स, इसी से जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स को इसमें इंक्लूड करेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। देन वील गो टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज, क्योंकि देन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा क्यों हमेशा हमें जो अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं या वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं, वो क्यों हमें मार्जिन्स में मिलते हैं। देयर इज अनदर कंसेप्ट ऑफ मेंटल प्लूम विच आई विल गोना डिस्कस, बट मोर और लेस जो भी अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन है या वॉल्केनोज का डिस्ट्रीब्यूशन है, व्हेन वी विल कवर दिस प्लेट टेक्टोनिक्स एंड कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्लिटिंग, यू विल हैव अ क्लैरिटी एंड द कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया, एंड विदाउट रीडिंग एनसीईआरटी यू विल बी लाइक ओके, यू कैन इमेजिन दीज सॉर्ट ऑफ टर्म्स की ओके, बट स्टिल वी विल गोना रीड द एनसीईआरटी। टुमारो वी विल स्टार्ट विद द मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर। आई होप ये वीडियो, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। So see you in the next lecture.